Hello students, I am Deepak Vijay. In this video, we are going to discuss a very important problem on functions. ये देखिए रेंज का एक क्वेश्चन है, इसमें फंक्शन हमको ये दिया हुआ है और इस फंक्शन की हमें रेंज बतानी है व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करने का कोशिश करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया जा सकता है। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा 4 टाइम्स एक्स प्लस वन बाई एक्स अपॉन वन प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ है कि सिमिलर टर्म्स क्रिएट हो रहे हैं। सिमिलर टर्म्स क्रिएट हो रहे हैं इसका मतलब हम सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर गलती जो हम कर बैठते हैं उस पर थोड़ा ध्यान जाना चाहिए कि यदि हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया है तो किस सिचुएशन में कर सकते हैं? व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन क्वेश्चन में तो एक्स इक्वल टू जीरो भी होना अलाउड है। तो यहाँ पर आपने ये एक चीज ये बना के चलना पड़ेगा कि अभी जब हमने एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड किया है तो हमने क्या अजम्पशन ले लिया है कि एक्स जो है वो जीरो नहीं हो सकता है। एक्स जीरो नहीं है, तो एक्स जीरो नहीं है, तब बेसिकली हम लोग अभी इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर रहे हैं। अलग से फिर हमको एक केस और बनाना पड़ेगा व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यदि हम इसको अब देखें सिंप्लीफाई करने के बाद में, तो इसको x प्लस वन बाई एक्स को फर्दर हम t एज्यूम कर लेते हैं। जो चीज बार बार रिपीट करती है उसको t एज्यूम कर लेना चाहिए। तो मैं इसको t एज्यूम कर लेता हूँ। t एज्यूम करूंगा तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? 40 अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। इसको फिर से सिंप्लीफाई करने के लिए एक बार आप फिर से इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को t से डिवाइड कर सकते हैं। t से डिवाइड करेंगे तो एक्सप्रेशन बन जाएगा 4 अपॉन वन बाई टी प्लस टी। इसका क्या कारण है? क्योंकि डिवाइड किया गया। क्योंकि जो रेंज के क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम कोशिश करते हैं कि वेरिएबल कम से कम जगह पर लिमिटेड हो जाए। यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह ही आपका वेरिएबल रखा हुआ था। तो मैंने कोशिश की है कि सारा वेरिएबल उठ करके डिनोमिनेटर में चला जाए ताकि रेंज सोचना थोड़ा आसान हो। तो उसके लिए हमने टी से डिवाइड कर दिया ताकि न्यूमरेटर से वेरिएबल हट जाए। और साथ में देखिए एक अच्छा एक्सप्रेशन बन गया है टी प्लस वन बाई टी, इसके बारे में हम जानते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि t प्लस वन बाई टी का जो रेंज हम लोग याद रख के चलते हैं कि ये हमेशा टू या टू से बड़ा होता है। कब? जबकि t ग्रेटर देन जीरो हो। तो यहाँ पर ये रूल डायरेक्टली आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। यहाँ पर t प्लस वन बाई टी की मिनिमम वैल्यू आप टू नहीं रख पाओगे। क्यों? क्योंकि जो t है वो जीरो से बड़ा सब कुछ होना पॉसिबल नहीं है। t खुद क्या है? t खुद हमने किसको माना है? x प्लस वन बाई एक्स को। तो x प्लस वन बाई एक्स, यदि x आपका क्वेश्चन में हमने जीरो से बड़ा लेके चल रहे हैं तो इस सिचुएशन में x प्लस वन बाई एक्स केवल क्या बन सकता है? वो टू से बड़ा ही बन सकता है, टू या टू से बड़ा। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू टू है आपका t। तो t यदि ग्रेटर देन इक्वल टू टू है तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा t प्लस वन बाई टी वाला जो एक्सप्रेशन है ये कभी भी टू आंसर नहीं दे पाएगा। क्योंकि इसको टू बनने के लिए टी को कितना रखना पड़ता है? इसको टू बनने के लिए टी को वन रखना पड़ता है। टी यदि वन होता है तब जाकर के टू बनता है। लेकिन अब हम टी को वन रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते, क्योंकि टी तो हमेशा क्या है? टू या टू से बड़ा ही है। तो इस वजह से डिनोमिनेटर का मिनिमम वैल्यू आप टू नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो फिर डिनोमिनेटर का मिनिमम वैल्यू कैसे निकालें? तो उसके लिए हमें फंक्शन को चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो देखिए पता चलता है कि वन बाई टी प्लस टी एक इंक्रीजिंग फंक्शन है यदि टी ग्रेटर देन टू लिया जाए। कैसे? कि हम फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, टी प्लस वन बाई टी को डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएशन देखेंगे तो आसान सा डिफरेंशिएशन है, वन माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर बन रहा है। अब आप टी यदि टू से बड़ा रख रहे हैं, टू से बड़े वैल्यूज की बात करें टी के लिए, टू या टू से बड़े वैल्यूज के लिए बात करें, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा ही क्या आएगा आपका? पॉजिटिव। और डिफरेंशिएशन यदि पॉजिटिव है इस फंक्शन का फॉर ऑल t बिलोंग्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू टू, तो इस सिचुएशन में फंक्शन डेफिनेटली क्या होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और फंक्शन यदि इंक्रीजिंग है, डिनोमिनेटर एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो जब हम इसका मिनिमम वैल्यू निकालने की बात करेंगे वो कब आएगा? जब t का सबसे छोटा वैल्यू रखा जाएगा। तो t का सबसे छोटा वैल्यू क्या है? टू। तो इसका मतलब हमें बोल सकते हैं कि डिनोमिनेटर मिनिमम होगा व्हेन t इक्वल टू टू। सबसे छोटे इनपुट पर सबसे छोटा आउटपुट मिलता है इंक्रीजिंग फंक्शन में। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो सबसे छोटा इनपुट t क्या रखा जा सकता है? टू रखा जा सकता है। तो डेफिनेटली आपका डिनोमिनेटर का मिनिमम वैल्यू मिल रहा होगा व्हेन t इक्वल टू टू। अच्छा, जब डिनोमिनेटर का मिनिमम मिल रहा होगा तो ओवरऑल फंक्शन का क्या मिल रहा होगा? मैक्सिमम। जितना छोटा डिनोमिनेटर होगा उतना ही ओवरऑल वैल्यू हमको मिल रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए फंक्शन का मैक्स वैल्यू निकालने के लिए मैंने t को टू पुट कर दिया है। टू पुट करेंगे तो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा 8/5। ये मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है व्हेन t इक्वल टू टू। सिमिलरली
यदि हम फंक्शन की मिनिमम वैल्यू की बात करें तो फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कब मिलेगा? जब डिनोमिनेटर का मैक्सिमम वैल्यू रखा जाएगा। अब डिनोमिनेटर का मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी पर जा सकता है। तो उस सिचुएशन में ये क्या बनते हुए दिखेगा आपको? टेंडिंग टुवर्ड्स 0 बनते हुए दिखेगा। तो फंक्शन आपका ओवरऑल रेंज की बात करें तो फंक्शन का रेंज हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक? ये हो जाएगा 0 ओपन से 0 पे ओपन लगेगा क्योंकि इन्फिनिटी एग्जैक्ट इन्फिनिटी कुछ होता नहीं है। टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी होगा डिनोमिनेटर, तो उस सिचुएशन में टेंडिंग टुवर्ड्स 0 बन रहा होगा और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा आपका 8/5। अब यहाँ पर यदि आपने आंसर बताने में जल्दबाजी की, तब तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्योंकि ये जो आंसर हमने निकाला है, कब निकाला है? व्हेन आपका x नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन क्वेश्चन में तो x इक्वल टू 0 भी होना अलाउड है। तो आपको एक सेकंड केस और कंसीडर करना चाहिए व्हेन x इक्वल टू 0। यदि x इक्वल टू 0 है, तो ये फंक्शन का वैल्यू तो डायरेक्टली देख करके पता चल रहा है कि क्या बनते हुए दिख रहा है। फंक्शन x इक्वल टू 0 पर 0 बनते हुए दिख रहा है, देखिए आप। तो इसका मतलब फंक्शन का वैल्यू 0 भी हो सकता है। तो अभी जो आंसर निकला और साथ में एक 0 को भी आंसर में ऐड करना पड़ेगा। तो फाइनली आंसर यूनियन लेने पर आ जाएगा y बिलोंग्स टू क्लोज 0 से 8/5। क्लोज 0 से 8/5 ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के रेंज का। तो सिंप्लीफिकेशन या बोलें कि हमारे बेसिक बातों को ध्यान रखने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ गलतियाँ जो हमने इसमें पॉइंट आउट की है कि कहाँ-कहाँ गलतियाँ हो सकती हैं, उनका आप आगे के क्वेश्चंस में भी ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।